नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी सपा की नई चुनावी रणनीति पर काम करना भी शुरू हो चुका है। अब प्रदेश भर में घर घर संपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। जनता तक पार्टी की नीतियां पहुंचाई जाएंगी और हर विधानसभा क्षेत्र के गांव कस्बों में जनसंपर्क किया जा रहा है। प्रत्येक बूथ पर नए डिजिटल सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है और इन गतिविधियों ने प्रदेश का तापमान बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम शुरू किया जा रहा है। प्रदेश भर में घर घर संपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत पार्टी अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री लगातार आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। कई मंच से विपक्ष को घेरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। सीधे जनता को यह बताया कि 2017 से पहले प्रदेश में क्या हालात थे और अब उनकी सरकार आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद किस तरह से काम किया गया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस सियासी जंग के लिए दोनों ही पार्टियां अपने अपने संगठन को धार देने की कवायद शुरू कर चुकी हैं। लगातार मैराथन बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरह की रणनीतियों पर मंथन हो रहा है। हालांकि एक्सपेरिमेंट्स का टाइम नहीं है, लेकिन समय बहुत संवेदनशील है, क्योंकि 2027 भले ही अभी दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। हर विधानसभा क्षेत्र के गांव और कस्बों तक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिससे हर एक व्यक्ति तक, यानी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी पार्टी की नीतियां पहुंच सकें, इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने का काम किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में लगातार बड़ी बैठकें देखने को मिल रही हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लखनऊ पहुंचा, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की हम बात कर रहे हैं। लखनऊ पहुंचे, कई महत्वपूर्ण बैठकें की। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में देखिए लगातार हलचल तेज है। सभी दल अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं और लक्ष्य है 2027 का चुनाव। जनता तक पार्टी की नीतियां पहुंचाने की कोशिश में दोनों ही सियासी दल लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रहे हैं। इस प्लान ऑफ एक्शन को कैसे धरातल पर उतारना है, कैसे जनता को यह विश्वास दिलाना है कि हमारा विजन प्रदेश के लिए सबसे बेहतर है, और इसी को देखते हुए हर एक विधानसभा क्षेत्र के हर एक गांव और हर एक कस्बे तक जनसंपर्क अभियान तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हर एक बूथ पर नए डिजिटल सदस्य जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो बीजेपी और सपा चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। अब प्रदेश भर में घर घर संपर्क अभियान शुरू किया जा चुका है। यानी ये पूरी कोशिश है सभी पार्टियों की कि इस बार चुनाव उनके पाले में जाए, और इसीलिए लगातार मंथन भी हो रहा है। कोई कोर कसर कोई भी दल छोड़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि ऐसे समय में सभी सियासी दल गंभीरता से अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि पार्टी की जो नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाए और तेजी से पहुंचाई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण माना जाता है। बीजेपी और सपा की नई चुनावी रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। लगातार मंथन का दौर जारी है। घंटों बैठकें हो रही हैं। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि पार्टी किस प्लान के तहत इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाली है। हालांकि भरोसा जनता किस पर जताती है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। पहले चुनाव आएंगे, फिर नतीजे आएंगे, फिर ये सामने आएगा कि आखिर इस चुनावी मैदान का बाजीगर है कौन। लेकिन इस परीक्षा के लिए तैयारियां तेज हैं। दोनों ही दल अपने अपने सिलेबस को रिवाइज करने में, पढ़ने में जुट गई हैं। होमवर्क पूरा किया जा रहा है। अब जब चुनाव आएंगे, फिर नतीजे आएंगे, तब ये पता चलेगा कि किसकी रणनीति में ज़्यादा दम था, किसकी नीतियों में ज़्यादा दम था, किसके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो ये कहते हैं कि बूथ मजबूत है, तो आप ये समझिए कि चुनाव आपके पाले में है। रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रमन, चुनावी शंखनाद हो चुका है उत्तर प्रदेश में और इसीलिए तमाम तैयारियां चल रही हैं, क्या जानकारी?
शंखनाद हो चुका है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ आए, उन्होंने एक के बाद एक बैठक की, संगठन के लोगों के साथ बैठक की, सरकार के लोगों के साथ बैठक की, और उसी से भारतीय जनता पार्टी लगातार उसके बाद बैठक कर रही है और निर्देश वो अब काम कर रही है मिशन 2027 पर। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी लगातार नए नए फॉर्मूले लाकर, नए नए जातीय जोड़ कर और रोज किसी न किसी को शामिल कराकर ये मैसेज दे रही कि 2027 में इस बार परिवर्तन आ रहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का ये ऐसा समीकरण बना रही है कि 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में कमल खिले और जो 2024 में गलती हुई थी वो ना हो और 2017 जैसा मैंडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले। बिल्कुल रमन, तो लगातार हमने देखा कि खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आप देखिए कैसे चुनाव में जुट गई और जैसे ही बंगाल में चुनाव खत्म हुआ उत्तर प्रदेश के लिए तैयारियां शुरू हो गई। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है कि ये पार्टी हमेशा ही चुनाव मोड में रहती है, बस जिस राज्य में चुनाव होता है वहां पर ताकत थोड़ी बढ़ा देती है। उत्तर प्रदेश में लगातार तैयारियां चल रही थी, लेकिन जब से बंगाल का चुनाव खत्म हुआ है और 7 से 8 महीने विधानसभा चुनाव को बाकी है, ऐसे में अब जो है भाजपा भी एक्टिव हो गई है और उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। और यही कारण रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ पर आए और मोर्चा संभाला और यहीं से उन्होंने शंखनाद किया 2027 का। वहीं पर समाजवादी पार्टी जो कि पहले वो भी बंगाल का इंतजार कर रही थी, बंगाल के नतीजों का इंतजार कर रही थी, जैसे बंगाल के नतीजे एक तरफा भाजपा की तरफ आए उसके बाद में डेंट तो लगा अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, लेकिन अब वो उससे उभरने में लगे हैं और ऐसा फॉर्मूला बनाने में लगे हैं कि जिससे भाजपा बंगाल और बिहार जैसा हाल उत्तर प्रदेश में ना कर पाए। बिल्कुल रमन, हालांकि जो नतीजे सामने आए उससे भारतीय जनता पार्टी में आत्मविश्वास और बढ़ा होगा, क्योंकि पहली बार था जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर जमाए और इतनी मजबूती से। लेकिन रमन, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा भी पीछे नहीं है, ये मौका छोड़ना नहीं चाहती है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, आपको बता दें समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और 2 ही पार्टियां इस समय उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस का ग्राफ जो है पिछले चुनाव से काफी कम हो गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और 2024 में जिस तरीके से प्रदर्शन अच्छा रहा समाजवादी पार्टी का, इसमें नो डाउट कि समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। लेकिन अब इसी का तालमेल हो रहा है कि आखिर कौन सा जातीय गठबंधन में मजबूत है, किसकी विचारधारा मजबूत है, किसकी योजनाओं को जनता पसंद करती है। ऐसे में भाजपा और सपा दोनों अब अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिए हैं और दोनों ने अपने लोगों को इशारा कर दिया है कि आप भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में तैयारियां शुरू कर दें। बिल्कुल रमन, तो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में तो तैयारियां तेज हैं, लेकिन रमन कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, पंकज चौधरी ने बैठक ली, उसमें उन्होंने बताया कि बूथ पर हमारा फोकस है और अब बूथ स्तर पर नए डिजिटल सदस्य जोड़ने का लक्ष्य किया जा रहा है। क्या रूपरेखा? बिल्कुल, आपको बता दें कि बूथ पर कल बैठक में पंकज चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बूथ अध्यक्षों को ताकतवर बनाने का और जागरूक बनाने का जो योजना बनाई है और वही पदाधिकारियों को बताया कि कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिससे बूथ अध्यक्ष जो है जो सबसे मजबूत इकाई भाजपा की मानी जाती है उसे डायरेक्ट लखनऊ से जोड़ा जाए, प्रदेश से जोड़ा जाए, ताकि उसे काम करने में आसानी हो और उसका फायदा भाजपा को 2027 में मिले। बिल्कुल रमन, हालांकि देखिए अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है रमन, चुनावी गतिविधियां और तेज हो रही हैं। चुनावी गतिविधियां तेज हो रही हैं और अब धीरे धीरे और ज्यादा तेज होंगी, क्योंकि भाजपा की पूरी टीम तैयार हो गई है। अब बस 10 से 15 दिन के अंदर जो क्षेत्रीय टीम है, युवा मोर्चा की टीम है, किसान मोर्चा की टीम भी तैयार हो जाएगी। और जैसे कि भाजपा का काम करने का तरीका है, वो ग्राउंड स्तर पर काम करते हैं, योजनाओं के तहत, ध्यानों के तहत, उस तरीके से भाजपा तेजी से काम करना शुरू कर देगी। और बात रही बड़े बड़े उनके पास, क्योंकि बड़े बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री, खुद मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके कार्यक्रम भी होना तेज हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार जनपदों में जा जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि ये मैसेज जा रहा है कि 2027 को लेकर सरकार भी तैयार है। बिल्कुल रमन, हर जनपद में कार्यक्रम भी हो रहा है और हर जनपद से उतनी ही आक्रामकता के साथ मुख्यमंत्री विपक्ष को घेरते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जनपदों को जाकर उपहार भी देते हैं, कहीं 500 करोड़, कहीं 800 करोड़, कहीं 2000 करोड़, और उसी के साथ ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के शासन की कमियां भी बताते हैं और अपनी सरकार की तारीफ भी बताते हैं कि उनकी सरकार ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किया।
बिल्कुल रमन, हालांकि जैसा कि आपने भी कहा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा प्रदेश में ये सियासी तापमान, ये पारा और चढ़ने वाला है। आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका रमन तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में आज पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा अभियान देखने को मिला। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत एक ही दिन में 35 करोड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण किया और इस महाअभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज के समय में वृक्षारोपण बहुत जरूरी है और उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए जन भागीदारी सबसे अहम है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधा। तालाबों पर अवैध कब्जों का जिक्र भी मुख्यमंत्री ने किया। एक पेड़ मां के नाम। मां हर व्यक्ति के लिए, हर जीव जंतु के लिए सबसे सुंदर उपहार होता है और वह उपहार हम सभी के लिए धरती माता के रूप में भी है। हम स्वयं अपने स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। हम लोग समय समय पर अपना उपचार कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन धरती माता के उपचार के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं करते। जो धरती माता पर हम सब आश्रित हैं, जिस धरती माता के कारण ये जीव सृष्टि बची हुई है, उस धरती माता के स्वास्थ्य की हम कभी चिंता नहीं करते। लंबे समय तक, अनंत काल तक जीव सृष्टि इस धरती पर बनी रहे, इसके लिए इस अभियान की शुरुआत हम लोगों ने आज से 9 वर्ष पूर्व की थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जब देशवासियों से कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए एक पेड़ मां के नाम इस अभियान का हिस्सा बने, तो मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम यूपी के अंदर संपन्न हुआ। वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पौधारोपण के बाद मोबाइल से सेल्फी ली। कार्यक्रम में मौजूद लोगों के साथ डिप्टी सीएम का यह अंदाज चर्चा का विषय बन गया। इस दौरान सदर विधायक, शिक्षक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी समेत कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। केशव प्रसाद मौर्य ने भी पौधारोपण में हिस्सा लिया। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ सेल्फी मोमेंट भी देखने को मिला। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पौधारोपण के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की ये सेल्फी अब चर्चा का विषय बन गई है। एक पेड़ मां के नाम अभियान में डिप्टी सीएम का अनोखा अंदाज देखने को मिला। लोगों के साथ डिप्टी सीएम ने एक तस्वीर खिंचाई जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भाई ऐसे से
वहीं बाराबंकी जिला अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा महाअभियान शुरू किया है, जो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में पौधे लगाने का लक्ष्य है, ताकि यूपी को और ज्यादा हरा भरा बनाया जा सके। तो देखिए, वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री की ओर से किया जा चुका है। अब प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है और इसी दिशा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं और खुद पौधारोपण कर डिप्टी सीएम ने संदेश देने का काम किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा महाअभियान शुरू किया और ये महाअभियान सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक चलेगा। मुरादाबाद में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने मेरठ की घटना को दुखद बताया। सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये राजनीति करने का विषय नहीं है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि सपा ने हमेशा हिंदू परंपरा, आस्था और संस्कृति को कलंकित करने का काम किया। कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि किसी को भी अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है, सभी अपनी पहचान सार्वजनिक करें। वहीं अखिलेश यादव के पीडीए पर तंज कसा, कहा कि चुनाव के बाद पीडीए खत्म हो जाता है। तो देखिए, चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। सपा पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि किसी को भी अपनी पहचान छिपाने की आवश्यकता नहीं है, सभी अपनी पहचान सार्वजनिक करें। और यहीं पर अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद पीडीए खत्म हो जाता है। इसके साथ ही कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। इसके लिए एक विदेशी मुद्रा का एक बड़ा साधन हमारे उत्तर मुरादाबाद से निर्यात के द्वारा प्राप्त होता है। आज उनकी एसोसिएशन के द्वारा एक कार्यक्रम था, निर्यात जगत से, उद्योग जगत से कुछ जुड़े विषयों पर चर्चा की है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की प्राथमिकता में है उद्योग, और उस प्राथमिकता के आधार पर जो जो विषय सामने आए हैं मैं सरकार के सम्मुख उस विषय को रखेंगे और निश्चित रूप से एक परिवार की तरह हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के विकास के लिए काम करेंगे। कन्नौज के मेहंदी घाट पुल पर मैदा की बोरियों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर गंगा नदी में गिर गया। बताया जा रहा है कि चालक को झपकी आने की वजह से ट्रक लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 20 फीट नीचे जा गिरा। हादसे के वक्त ट्रक में 3 लोग सवार थे। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों और गोताखोरों ने 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जबकि एक व्यक्ति की तलाश अभी जारी है। पुलिस और राहत दल गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। एक व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। प्रशासन लगातार व्यक्ति की तलाश में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ और वाहन से ट्रक का नियंत्रण वहीं गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र स्थित वैशाली में पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर एक अवैध स्पा सेंटर में चल रहे कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है। कार्रवाई के दौरान 23 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया, जबकि 5 ग्राहकों को हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ हो रही है। पुलिस को ये पता लगाने में लगातार जुटी हुई है कि महिलाओं को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए कहां से लाया गया था और क्या वो यहाँ किसी दबाव में काम कर रही थी। मौके से जो दस्तावेज मिले हैं और अन्य सामान मिले उन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, सील किया जा चुका है। मामले को लेकर आगे जांच पड़ताल प्रशासन कर रहा है। तो देखिए, मामले को लेकर आगे की कार्रवाई जारी है और साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इन महिलाओं को कहां से लाया गया है और क्या ये किसी दबाव में यहाँ पर काम कर रही थी। 23 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया और 5 ग्राहक प्रशासन ने हिरासत में लिए हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अवैध स्पा सेंटर में चल रहे कथित सेक्स रैकेट का टीम ने भंडाफोड़ किया है। 23 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया, 5 ग्राहकों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है।
वहीं हापुड़ से शादी समारोह में बड़ी चोरी की खबर सामने आई। सांसद प्रतिनिधि अशोक बवली की बेटी की शादी के दौरान मंडप से करीब 10 लाख रुपए के कन्यादान से भरा बैग चोरी हो गया। अब बताया जा रहा है कि चोर कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे, वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद शादी समारोह में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मंडप में मौजूद कुछ कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की जा चुकी है। परिजनों ने मंडप संचालक पर लापरवाही के आरोप लगाए। मामला हापुड़ देहात थाना क्षेत्र स्थित मनोहर एजेंसी का है, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हापुड़ में शादी के मंडप से 10 लाख का कन्यादान चोरी हो गया। हालांकि मामले की जानकारी पुलिस को दी जा चुकी है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूरे मामले को लेकर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। खिड़की तोड़कर कैश लेकर चोर मौके से फरार हो गए। परिजनों ने मंडप संचालक पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। मामले की शिकायत प्रशासन को दी जा चुकी है। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र स्थित मनोहर एजेंसी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सभी शादी की खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक चोरी की इस वारदात के बाद अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी जा चुकी है। अब पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खिड़की से कैश लेकर चोर फरार हो गए। शादी धूमधाम से बड़े अच्छे उससे बननी थी। रात 2:30 बजे हम फेरों पे चले गए, बैग लेके जो टीके के पैसे आए थे तो फेरों पे चले गए, कमरे में रखे हम बैठे। सुबह को हमारे यहाँ पे रस्म होती है कि व्रत होने के बाद में, फेर होने के बाद में खाना खाते हैं। मैं खाना आ गया। फेरों के बाद में 5:21 में मैं बाहर निकला और ताला लगा के निकले। इतने में एक बिटिया हो रही, वो ताला चाबी लेके उन्हें ताला खोलने को, ताला तो खुल गया, गेट नहीं खुला उसका। उसका आभास हुआ कि कोई अंदर है। वहीं रायबरेली से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पति की मौत के बाद एक विधवा महिला अपने ही वैधानिक अधिकार के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। आरोप है कि पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने पर उसके साथ मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। अब पीड़िता ने थाना समाधान दिवस में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। सरेनी थाना क्षेत्र के जुदाई खेड़ा गाँव की रहने वाली रूपरानी का आरोप है कि पति की मृत्यु के बाद भी उसे पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि जब भी वो अपने अधिकार की जमीन मांगती हैं तो ससुर और परिवार के लोग उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मारपीट करते हैं और धमकी देते हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस ने शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और नियम के अनुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता